रियलिटी है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी होंगे, इसीलिए तो रेस में सबसे आगे निकले वो सीएम बनने। वरना भारतीय जनता पार्टी में और भी लोग थे जो थोड़े कम भ्रष्टाचारी होंगे, लेकिन मोदी जी को तो दूर से इतनी पैनी दृष्टि है, मोदी जी हमेशा पहचानते हैं ये सबसे बढ़िया आदमी, ये सबसे बढ़िया हिमंत बिस्वा शर्मा साहब सबसे बढ़िया आदमी है कि नहीं है। अभी ये सच्चा या झूठा इल्जाम पवन खेड़ा साहब ने लगाया था 50,000 करोड़ का लगाया था ना, तो कितना चुन के रखा है मोदी जी ने उन्हें। तो इसी प्रकार से ये अधिकारी जी जो हैं बहुत बहुत दिमाग लगा के, इससे बढ़िया आदमी हमारे काम का कोई नहीं हो सकता, इसीलिए उनको रखा गया। तो शुभेंदु अधिकारी का जो सबूत है, क्या सर वीडियो सबूत के तौर पे नहीं आएगा? क्या विपक्ष उसको लेकर एक्शन नहीं ले सकता जो उन्होंने सीएम पद की? अब आप फिर मजाक करने के मूड में हो। विपक्ष अगर इस लायक होता तो बीजेपी और आरएसएस इस समय देश पे इस प्रकार से कब्जा कर पाती। विपक्ष नहीं है ना, विपक्ष अभी पवन खेड़ा साहब का ही एग्जाम्पल, लेटेस्ट एग्जाम्पल बार बार देना पड़ता है मुझे। बताओ आप, हमें तो खुद उनके लिए चिंतित था जब तक उनकी एंटीसिपेटरी बेल सुप्रीम कोर्ट ने न कर दी। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत चिंतित था और हम लोग तैयारी कर रहे थे कि अल्टीमेटली अगर हमें वो हमसे कहेंगे तो आसाम जाके भी उनको छुड़ा के लाएंगे, मगर फिर हो गया। फिर जो होता है वो तो हर बार जो होता है वही हो गया। तब मुझे धक्का लगा कि कैसे हो गया, सुप्रीम कोर्ट से बेल कैसे हो गई। तो खैर वो एक लंबी कहानी है, लेकिन बुनियादी बात ये है 50,000 करोड़ की बात पूरी कांग्रेस पार्टी भूल गई ना। तो विपक्ष तो कमजोर है ना, इसीलिए तो ये सर पे चढ़ रहे हैं देश को लूट। यही बात तो कांग्रेस कह रही है कि सारे विपक्ष वाले जो रीजनल पार्टी है वो हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी से तो लड़ नहीं रहे, तो फिर कैसे जीतोगे? उनसे क्यों इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको मजबूत करना है। वो क्यों कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी हैं, तो हम मोदी जी की तो बुराई करें कि मोदी जी देश लूट रहे हैं, और विपक्ष जो लूटने दे रहा है, चौकीदार कौन है देश में ये बताओ? चौकीदार विपक्ष होता है। जब सरकारें चोरी करने लगे तो चौकीदार विपक्ष होता है। तो हम चोर से जाके शिकायत करेंगे कि चोरी क्यों कर रहे हैं, ये यही चाहते हैं ना। हम पुलिस या चौकीदार के पास जाके ये ना बोलेंगे तुम चोरी क्यों नहीं रोक पा रहे। थोड़ा समझ का फेर है। हम अम्बेडकरवादी है तो हमें इस तरह की समझ है। चोर से जाके ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुम आके सरेंडर कर दो और अपने आपको जेल में बंद कर दो। मोदी जी से बोले कि आओ और सरेंडर कर दो और जेल में जाके खुद को बंद कर लो। या विपक्ष से बोलेंगे तुम आंदोलन के, जनता ने उन्हें हराया, तो मैं उनका सबसे बड़ा निंदा कहूंगा वो सफेद झूठ बोलेंगे जनता ने नहीं हराया। कहीं कांग्रेस को नहीं हराया, कहीं ममता बनर्जी साहिबा को नहीं हराया, कहीं विपक्ष को नहीं हराया। विपक्ष नाकाम है, विपक्ष कमजोर है, विपक्ष एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्लीपर सेल्स के कब्जे में। वो उन वोटों की, जनता के वोटों की रक्षा करने में नाकाम है। जनता तो विपक्ष को ही जिता रही है। तो राहुल ममता एक ही बात तो कह रहे हैं कि 100 सीटों की लूट हुई, 100 फिर झूठ बोल रहे हैं या उन्हें समझ नहीं है। 10% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जिस भी स्टेट में या जिस भी लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें आती हैं 10% से ज्यादा। ये बेंचमार्क है, मैं तो एक्सपर्ट हूं ना सबसे बड़ा इस चीज का, इनके ईवीएम की चोरी का। मैं बोल रहा हूँ ये 10% से ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन देके बोल रहा हूँ, 10% भी सीटें आती हैं। 11% अगर आता है इनका तो वो चोरी है, चोरी चोरी और चोरी। अब विपक्ष में इतनी हिम्मत भी नहीं बनी। ममता बनर्जी साहिबा जैसी बहादुर नेता सिर्फ 100 सीटों की बात कर रही है, शर्मा शर्मी। असलियत कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटें आ रही थी वहां पे। मतलब आप कह रहे हैं ममता जी भी कमजोर है? अगर 100 सीटें बोल रही है तो बिल्कुल कमजोर है। 25 सीटों से ज्यादा कहां से आ जाएंगी? तो आप भारतीय जनता पार्टी का ये बंगाल में क्या मतलब है? कौन है भारतीय जनता पार्टी बंगाल? सर पिछले बार 77 थे, इस बार इंप्रूव तो पहले भी ईवीएम से थी, अब भी ईवीएम से। पहले ईवीएम का थोड़ा कम इस्तेमाल कर पाए थे, अब ज्यादा कर लिया। ईवीएम से होगा कि ये बात बोलकर अपना नाकामी को छुपा रहे हैं कि जनता नहीं चाह रही है। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ या मुझे कोई किसी पार्टी में कुछ बनना है? नहीं, बयान तो हमेशा एक ही जैसा। क्यों? वजह तमाम स्टेट को वजह बता दो एक आप, कि मैं क्यों आरएसएस और बीजेपी के इतना ज्यादा खिलाफ हूँ। एक वजह बता दो आप मुझे। हमारे जितने भी इतनी लंबी दाढ़ियां करके मुसलमान है, कितने सारे बीजेपी में है ना शामिल, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं क्यों खिलाफ हूँ? मुसलमान होने की वजह नहीं है, और ये भी वजह नहीं है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, ये भी वजह नहीं है। ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, इनके इसलिए खिलाफ हूँ। एक वजह मुझे बता दो आप, नहीं तो मैं इनके खिलाफ क्यों बोल रहा हूँ? वजह बताओ। मुझे क्या प्रधानमंत्री बनना है? मुझे क्या मंत्री बनना है? मुझे तो कुछ नहीं बनना सर। ये भी फिर मैं इनके खिलाफ क्यों? ईवीएम के जो टेक्निकल जानकारी है ये भी तो हो सकता है आपको ना हो, इसलिए आप बोल रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कोई एक्शन तो नहीं लिया। चुनाव आयोग तो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया। तो आप अगर आप ये मुझसे ये पूछ रहे हो कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है,
तो फिर आप बताओ मुझसे ज्यादा किसको जानकारी है? पूरे देश में से एक आदमी लाके दिखाओ जिसको मुझे ईवीएम से ज्यादा जानकारी रखता हो। कि आपको मैं काउंटर चैलेंज दे रहा हूँ, हालांकि ऐसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि एक आदमी सिर्फ, आप चुनाव आयोग का सारा टीम 100 इंजीनियर्स की टीम लाके मेरे सामने, जिस दिन उनकी हिम्मत हो जाए मेरे सामने बिठा दें 100 इंजीनियर्स और 100 लॉयर्स, अभिषेक पता बनर्जी लग जाएगा किसको ईवीएम के बारे में ज्यादा समझ है। अभिषेक बनर्जी भी तो ये कह रहा है कि उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ, ईवीएम सिर्फ चेंज किया गया, उसके जगह पे दूसरा लाया गया। तो ये एक अलग आरोप है। उनको इतना ही पता लगा है अभी, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। मुझे उनसे कहीं ज्यादा पता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। उनको अब आंखों के सामने जो गड़बड़ हुई है वो उनको आंखों से नजर आई है। मुझे सिस्टम में क्या गड़बड़ है, मैंने पूरा चुनाव रामपुर का लड़ाई इसलिए था। और जो वीडियोग्राफी जिस दिन वो देखेंगे ना अभिषेक बनर्जी साहब, मेरे पास तो है ना 2 चुनाव की वीडियोग्राफी, मैं उन्हें दिखाऊंगा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। फिर वो बोलेंगे 25 सीटें नहीं आनी। तो वोट उसी को जा रहा है ना, मोदी जी को, बीजेपी को, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, कहीं भी हो। अरे सर, किस तरीके की भाषा इस्तेमाल में की है उनके नेताओं ने। संज्ञान चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर उनको जेलों में डालेगा। देखिए वो कहते हैं ना कि वक्त के जो तगादा है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जो इन्होंने तानाशाही की है, जो जनता को इन्होंने बरगलाने का, ठगने का काम किया है, जनता इनको जवाब देगी। कौन बेईमानी कर रहा है जी? अरे तमाम विपक्ष के, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वोट चोर गद्दी छोड़। विपक्ष के तमाम नेताओं ने आरोप लगा रहे हैं, तमाम एसआईआर के नाम पर लाखों वोट काट दिए, पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। जो जीवित लोग हैं उनको मृत घोषित कर कर उनके वोट काटे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी बेईमान है, शुभेंदु अधिकारी बेईमान है? नहीं, शुभेंदु अधिकारी बेईमान भी है, करप्टेड भी है, और तमाम ऐसे हैं। आपने शुभेंदु अधिकारी का एक नारा सुना था कि मो भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। ये बताइए, जो व्यक्ति भाजपा को हटाते हटाते जब उस पर रिश्वत के आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे, तो वो जाकर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गया। वॉशिंग पाउडर बीजेपी। ए भैया, कपड़ों के दाग धुले ना धुले, लेकिन भाजपा की जो वॉशिंग मशीन है उसमें भ्रष्टाचार के दाग जरूर धुलते हैं। और एक सबक नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को यह दे दिया कि अगर आप रिश्वत लेते हैं, आप हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं, आप नफरत की राजनीति करते हैं, तो आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इसका सबूत हेमंता बिश्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी हैं। सर शर्म कीजिए, आप तो मोदी के साथ चले आइए, देश के साथ चले आइए। नहीं, संकट में है, संकट में है। मोदी जी कह रहे तेल गाड़ियों में पेट्रोल डीजल कम फूकिए, घरों में रहिए, घर से काम कीजिए। और अभी जो बंगाल के चुनाव में तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम लोग जो लंबे लंबे काफिले लेकर चल रहे थे और पूरे बंगाल की जनता को बसों में भर भर कर मोदी जी की रैली में ला रहे थे, तो पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा था क्या? तो क्या मोदी जी की नाली वाली जो गैस थी वो इस्तेमाल की जा रही थी? है भैया, क्या मोदी जी की जो नाली वाली गैस थी वो इस्तेमाल की जा रही थी? तो मोदी जी झूठ के प्रतीक हो गए हैं, वादा खिलाफी के प्रतीक हो गए हैं, लोगों को गुमराह करने के प्रतीक हो गए। देश की जनता को इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब पेट्रोल भी मत जलाइए। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं खाने का तेल भी कम इस्तेमाल करिए। ए भैया पत्रकार, बंगाल में आपने देखा था अनुराग ठाकुर मछली फ्राई खाता है। मछली फ्राई कौन खाया? हम खाए या अनुराग ठाकुर खाए? वो मछली काय में फ्राई हुई थी? तेल में। एक तरफ कहते हो मछली खाओ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं भैया तेल कम खाओ। ए मोदी जी, भैया एक एहसान करिए पूरे देश पर, आप इस्तीफा दे दीजिए और जो लोगों को सलाह दे रहे हैं ये काम मत कीजिए, तो सबसे पहले आप ये सारे काम त्याग दीजिए। आप गाड़ी से ना चले, आप विदेश यात्रा ना करें, सोना ना खरीदे, और तमाम जो बातें कही है उन बातों पर पहले खुद अमल कीजिए, उसके बाद देश की जनता अमल करेगी। मोदी जी क्या किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं क्या, कि सोना ना खरीदें, तेल ना खाएं, तेल ना? सर एक बार बताइए, अभी जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तो मोदी जी कह रहे थे सब चंगासी। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तेल की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, पूरा बोझ हम उठाएंगे। अब चुनाव खत्म होते ही मोदी जी ने ये सारा बोझ जनता से कहा
अब मैंने आपका बहुत बोझ उठा लिया, अब ये बोझ आप सबको उठाना है। आत्मनिर्भर भारत बनो। मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाते बनाते सबको बोझ वाला भारत बना दिया। हर व्यक्ति के कांधों पर इतना बोझ रख दिया, सोना नहीं खरीदो, हवाई यात्रा मत करो, विदेशों में मत जाओ, गाड़ियां मत चलाओ, घरों में रहकर काम करो। अरे तो मोदी जी हम तो घरों में रहेंगे भैया। हर परिवार को आप जब तक संकट है भत्ता दे दीजिए, ₹1,00,000 महीना का भत्ता दे दिए। चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल सिलेंडर कितना महंगा हुआ पता है आपको? और कमर्शियल सिलेंडर का असर देश के मजदूर और कमेरे वर्ग पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है? ठीक है, बहुत धन्यवाद।